पीएम को पत्र। अतीत को समेट लीजिए, इसी के तजुर्बे से तैयार होगा भविष्य। नाकामी का मलाल और कामयाबी की खुशी को बटोर लीजिए ताकि अगले वर्ष की नींव मजबूत हो सके। खेत खलिहान से खेल के मैदान तक, मंत्रालय की मीनारों से झोपड़ी की दीवारों तक, सियासत की जुबान से खतरे के निशान तक, सब कुछ समेट लीजिए, क्योंकि उपलब्धियों की नींव पर खड़े हैं चुनौतियां और सवाल। नए साल में तलाशने हैं इनके जवाब। शुरुआत करेंगे साल की सबसे बड़ी घटना जिसने पूरे देश दुनिया का ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ खींचा। यह ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसने असीम आस्था के देश में जवानों के हौसले और विज्ञान का मिला जुला चमत्कार देखा। यह ऐसा बचाव कार्य था जिसमें जिंदगी से मौत को मात खाते देखा गया। यह ऐसा ऑपरेशन था जिसने दुआओं का दम दिखा दिया। सिर्फ तारीख नहीं है ये, ऐसे 4 दिन हैं जब पूरे देश को यकीन हुआ कि चमत्कार भी कोई चीज होती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे राहुल को 106 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 14 जून की देर रात सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राहुल शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके अंजाम दिया। इसे देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर देखा गया। इससे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जुलाई 2006 को 50 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के प्रिंस को 50 घंटे में बचाया गया था। करीब 11 साल का राहुल साहू शुक्रवार दोपहर 2 बजे के आसपास लापता हुआ और थोड़ी देर बाद यह साफ हुआ कि बाड़ी में बने 60 फीट के बोरवेल में राहुल गिर गया है। आलम यह रहा कि जैसे ही राहुल को बाहर निकाला गया, भारत माता की जय के साथ रेस्क्यू टीम के लिए तालियां बजाई गई, पटाखे चलाए गए। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया। जिसने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। जिसने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा या जाना, वो ताउम्र इसे भूल नहीं पाएगा, क्योंकि 60 फीट की गहराई पर फंसी जिंदगी को सबने खत्म मान लिया था। लेकिन जब राहुल सकुशल बाहर आया तो लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस रेस्क्यू के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। क्या क्या इस रेस्क्यू ने नहीं देखा। इतना ही नहीं, बचाव कार्य के दौरान चट्टान से लेकर सांप तक ने इंसानी हौसले का इम्तिहान किया। लेकिन सेना ने जब एक बार ठान लिया तो मौत को भी कई कदम पीछे हटना पड़ा। 11 साल का राहुल जब बिलासपुर से डिस्चार्ज होकर लौटा, तब भी उसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। साल 2022 का ये चमत्कार सदियों तक के लिए एक रिकॉर्ड में तब्दील हो गया। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए साल 2022 बदलाव वाला साल रहा। अब देखिए कि पूरे साल कैसे करवट लेता रहा सियासी ऊंट। यह इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जिस साल में आप जाने वाले हैं उसमें यह ऊंट करवट नहीं लेगा, घूमर भी कर सकता है, क्योंकि आने वाला साल चुनावी है। फरवरी 22 में कांग्रेस ने राहुल गांधी की मौजूदगी में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की।
सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद को बाद में 7,000 कर दिया गया। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। राजनांदगांव जिले की सीट होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की साख इस सीट पर दांव पर लगी थी। मई 2022 में सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया। इसके जरिए हर विधानसभा में सीएम के लोगों से मिलने और समीक्षा का सिलसिला शुरू हुआ। जून 2022 में छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस ने रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को राज्यसभा भेजा। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर सरकार को खूब घेरा। जुलाई 2022 में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की खबरें आईं। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि मंत्री ने अपने सिर्फ पंचायत विभाग की जिम्मेदारी ही छोड़ी है। अगस्त में सूबे में केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे शुरू हो गए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर स्मृति ईरानी और फिर अमित शाह के दौरे ने सियासी ताप को बढ़ा दिया। पूरे साल केंद्रीय नेता सूबे की सियासी हलचल बढ़ाते रहे। सितंबर 2022 बीजेपी में बदलाव लेकर आया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव, फिर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को हटाकर नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी गई। बदलाव ने हैरत में तब डाल दिया जब जेपी नड्डा के रायपुर दौरे के दिन ही प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को हटाकर ओम माथुर को नया प्रभारी बनाया गया। अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का जिन्न बाहर आया, जिसने आदिवासी समाज को नाराज कर दिया। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते रहे। अजीत जोगी के जाति विवाद ने उनके निधन के बाद भी उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। उनकी बहू ऋचा जोगी के लिए जाति विवाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई। आरक्षण को लेकर विशेष सत्र, फिर राजभवन बनाम सरकार जैसे हालात बने। इसी बीच भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। इस साल बदलाव सिर्फ बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी हुआ। पीएल पूनिया की चुनावों से पहले छुट्टी हुई और कुमारी शैलजा प्रभारी बनाई गईं। 20 फीट की माला के साथ कुमारी शैलजा के भव्य स्वागत ने बीजेपी को मौका दे दिया। उस विज्ञापन की टैगलाइन याद है, सारे घर के बदल डालूंगा। बीजेपी के लिहाज से 22 बेहद महत्वपूर्ण रहा। पार्टी पूरे साल प्रयोग करती नजर आई, फिर चाहे मुद्दे हों या संगठन में फेरबदल। हालांकि बदलाव के बाद बीजेपी के तेवर में तीखापन भी आया। बाईस का यह साल बीजेपी के लिए बदलाव और वापसी की कसक भरा साल रहा। नित नई रणनीति के बाद भी बीजेपी अपनी कामयाबी का ग्राफ नहीं उठा पाई। साल की शुरुआत में ही नवा रायपुर के किसानों के आंदोलन को बीजेपी ने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। 2023 की पटकथा 2022 से ही लिखी जा रही थी, लेकिन पहला झटका खैरागढ़ में लगा। बीजेपी बदली रणनीति के साथ मैदान में उतरी, लेकिन कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की और उपचुनाव अपने खाते में किया। बीजेपी में बदलाव की बयार उस विज्ञापन की तर्ज पर चली जिसकी टैगलाइन थी, सारे घर के बदल डालूंगा। विश्व आदिवासी दिवस के कुछ घंटों में विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को नया अध्यक्ष बनाया गया। फिर धर्मलाल कौशिक से कमान लेकर नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, लगभग सभी मोर्चा प्रकोष्ठों में भी बदलाव की बयार चली। विपक्ष के तौर पर बीजेपी कहीं कहीं आक्रामक भी नजर आई। बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर राजधानी में बड़ा आंदोलन किया। 1 लाख की भीड़ जुटाने के दावे के बीच तेजस्वी सूर्या के तेज का भी इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला बदलाव रहा प्रभारी परिवर्तन। जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जब प्रभारी पुरंदेश्वरी उन्हें कार्यक्रम की ब्रीफिंग दे रही थी, ठीक उसी वक्त उन्हें हटाने का लेटर दंदनाता हुआ आया। दौरे के दौरान ही डी पुरंदेश्वरी आउट हुई और राजस्थानी ओम माथुर इन हुए। इस साल आदिवासी आरक्षण का जिन्न भी बाहर आया। इसके बाद बीजेपी ने इस मामले में सरकार पर ठीकरा फोड़ा। साथ ही भानु प्रतापपुर चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी की यह रणनीति भी उसे जीत न दिला सकी और भानु प्रतापपुर से कांग्रेस की सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की। 22 को बाय बाय करते हुए 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। सत्ताधारी कांग्रेस के साथ साथ बड़ा मुकाबला अंदर खाने चल रही गुटबाजी से भी है। युवा जोश और तजुर्बे का तालमेल का ही सारा खेल है। स्थानीय बीजेपी की ज्यादा उम्मीदें केंद्र पर टिकी हैं। स्थानीय रणनीति के साथ ही केंद्रीय संगठन के कंधे पर बैठकर सत्ता शिखर का सपना है, जो साल के आखिर तक साफ हो जाएगा कि सपना रहेगा या हकीकत बनेगा।
अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 रायपुर। चुनावी साल आने को है, उससे ठीक पहले सरकार ने मनाया है 4 साल का जश्न। 2022 में सरकार ने गौरव दिवस मनाया, अपनी उपलब्धियां गिनवाई। गौरव दिवस के बहाने सरकार ने केंद्र पर निशाना भी साधा, लेकिन जाता हुआ 22 बता रहा है, चुनौतियां कम नहीं हैं। 2022 में ही छत्तीसगढ़ में सरकार के 4 साल पूरे हुए। इस खास मौके को कांग्रेस ने गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। सीएम ने इस मौके पर न सिर्फ 4 सालों की उपलब्धियां गिनाई, वहीं केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी पर लोगों के भावनात्मक शोषण का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने गिनाया कि सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, किसानों की आय बढ़ाई और सबसे खास बात, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाई। चुनावी साल से ठीक पहले उन्होंने ये भी कहा कि एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी ये मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। जनता भी अब जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ सरकार को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 22 का ये बयान 23 में कई मौकों पर इस्तेमाल भी किया जाएगा। हालांकि सरकार के सामने 22 की कई चुनौतियां 23 में भी मुंह बाए खड़ी रहेंगी। सियासी तौर पर जहां कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड पासिंग मार्क्स के नीचे है, वहीं जमीन पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले तेज हो रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर भले ही ना स्वीकारा जाए, पर कांग्रेस जानती है कि बीजेपी का मुद्दा और बूथ मैनेजमेंट अभी भी पूरी तरह खारिज नहीं हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल की खासियत ही है कि उन पर उछाली गई किसी भी गुगली को वे सीधे शॉट में तब्दील कर देते हैं। क्या 23 में भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी कांग्रेस का स्कोर बरकरार रखेगी? इसका जवाब जनता अंपायर 23 में देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 22 में राजधानी रायपुर समेत पूरे सूबे की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा धब्बा लगाया चाकुओं ने। 100 रुपए से 10,000 रुपए तक के इस अदना से चाकू ने सुरक्षा की साख पर सबसे बड़ा बट्टा लगाया। चाकूबाज पूरे साल ऑनलाइन रहे और कानून के रखवाले ऑफलाइन। बीतते हुए साल का सबसे बड़ा सवाल यही कि करोड़ों के बजट की कानून व्यवस्था 5 इंच से बड़े चाकू की धार से काट दी गई तो कैसे? परित्राणाय साधुनाम के आदर्श वाक्य वाली पुलिस सबसे ज्यादा लचर नजर आई चाकूबाजी के सामने। तमाम तरह के जतन किए गए, जुलूस निकाला, चाकू की ऑनलाइन बिक्री पर शिकंजा कसा, लेकिन जितनी कोशिश की गई नतीजे उतने ही खराब निकले। दूसरा पहलू यह भी था कि ऑनलाइन कंपनियों ने अपना बिजनेस तो बढ़ा लिया, लेकिन सूबे को लहूलुहान कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी कंपनियां बटन चाकू, ट्रैकिंग और कैंपिंग चाकू, शिकार चाकू, जीवन रक्षक चाकू, सेल्फ डिफेंस चाकू, चाकू शार्पनर, स्प्रिंग चाकू, ऐसे फैंसी नामों से फसाद का मटेरियल बेच रही हैं। इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 10,000 तक है। साइज की भी पाबंदी नहीं, 5 इंच से लेकर 15-20 इंच तक। ये और बात है कि 5 इंच के ऊपर का चाकू बिना वाजिब वजह के आर्म्स एक्ट में फंसा सकता है। चाकूबाजी का एक और पहलू भी है जो कानून व्यवस्था से ज्यादा सामाजिक सोच पर सवाल खड़े करता है। चाकूबाजी के आरोपियों से लेकर पीड़ितों तक के प्रोफाइल को ध्यान में लाइए और याद करिए लहू से सनी उन सुर्खियों को। हॉर्न बजाने पर, साइड न मिलने पर, बीड़ी न देने पर, वक्तियां कसने पर, चश्मे के मोलभाव पर, बारात में नाचने पर, पानी भरने पर, कट मारने पर, सीटी बजाने पर और ऐसी ही वजह जो बेहद मामूली है, लेकिन इन पर चाकू चल गए। आंकड़ों की बात फिर कभी, वो कागज पर होते हैं, हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। तो नए साल का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कानून के रखवालों के लिए नहीं, समाज के ठेकेदारों के लिए भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
साल 2022 की सुनहरी यादें दुर्ग की आकर्षी के बिना अधूरी हैं। एक छोटे से शहर से निकली इस शटलर सनसनी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। बर्मिंघम में रजत पदक, एशियन जूनियर, वर्ल्ड जूनियर, खेलो इंडिया, इंडोनेशियाई एशियन गेम्स, नेपाल साउथ एशियन गेम्स, एशिया टीम चैंपियनशिप फिलीपींस 2022, एशिया चैंपियनशिप मलेशिया, बैंकॉक थॉमस उबर कप और कॉमनवेल्थ गेम्स। छत्तीसगढ़ का सर्वोपरि गुणाधुर खेल रत्न, शहीद कौशल सम्मान। उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उम्र है सिर्फ 21 साल। शिक्षा MA। बात आकर्षी की हो रही है। दुर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी नई सनसनी बनकर उभरी है। 9 साल की खिलौने वाली उम्र में बैडमिंटन रैकेट थामकर शुरू हुई साधना 2022 में उस शिखर पर पहुंच गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच में सामने वाले खिलाड़ी के नसों में उनका नाम सुनकर सनसनी आ जाती है। आकर्षी बैडमिंटन में भारत में नंबर 1 और दुनिया में 57वें स्थान पर है। आकर्षी को साइना नेहवाल और PV सिंधु जैसे आइकन खिलाड़ियों की टक्कर का माना जाने लगा है। डॉक्टर पिता की बेटी आकर्षी ने 9 साल की उम्र में जब कोर्ट में उतरकर शॉट लगाए थे, तभी से जानकारों की उम्मीदें जग गई थीं। आज भी किसी प्रतियोगिता से लौटकर जब आकर्षी अपने शहर पहुंचती हैं, तो पूरा शहर जश्न महसूस करता है। कॉमनवेल्थ के अलावा अंडर 15 सिंगल्स नेशनल चैंपियन, अंडर 17 और 19 सिंगल्स में 2 बार नेशनल चैंपियन, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आकर्षी कश्यप अब कुल 50 गोल्ड मेडल, करीब 23 सिल्वर मेडल और 15 ब्रॉन्ज जीत चुकी है। पूरे देश की निगाहों में वो तब आई जब नेशनल गेम्स में उन्होंने बाजी पलट दी थी। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आकर्षी ने उस स्टार शटर मालविका बंसोड़ा को हराया जिन्होंने साइना नेहवाल को हराया था। इसके बाद ही आकर्षी नई सनसनी के तौर पर देखी जाने लगी। आकर्षी उपलब्धियों के आसमान में जड़ रही हैं। उम्मीदें हैं कि 2023 में उनकी सफलता की सूची और समृद्ध होगी। वो भारत का नाम और बढ़ाएंगी, वो भारत का मान बनेगी, छत्तीसगढ़ का सम्मान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल की सौगातों में खास है सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। गुनगुनी होती धूप के बीच इस शानदार सफर की सौगात देने खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे। हवाई जहाज की सुविधा और रफ्तार का रोमांच जब पटरियों पर मिले तो क्या कहते। साल 22 की शानदार सफर की सौगात रही वंदे भारत ट्रेन। छत्तीसगढ़ को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात 11 दिसंबर को मिली। इस खास मौके को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने और ज्यादा यादगार बना दिया। पीएम मोदी ने नागपुर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। नागपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से नागपुर तक की 413 किलोमीटर की दूरी ये लग्जरी ट्रेन 5.5 घंटे में तय करती है। देश में वंदे भारत ट्रेन की श्रृंखला में ये 6वीं ट्रेन है। इसका फायदा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हजारों मुसाफिरों को मिल रहा है। हालांकि सफर की सौगात के सहारे सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस के मंत्री और नेताओं ने वंदे भारत ट्रेन के भारी भरकम किराए को लेकर आपत्ति जताई, जबकि बीजेपी के विधायक और सांसदों ने इस नई ट्रेन के स्वागत की जिम्मेदारी खुद ली और इसे छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार की सौगात के रूप में पेश किया। सियासत अपनी जगह और यात्री सुविधा अपनी जगह। जिसने भी इस ट्रेन को देखा या 11 दिसंबर को सफर किया, वो उनकी जिंदगी के लिए साल 2022 का सबसे शानदार पल बन गया। उम्मीद है 23 में भी सौगातों का सिलसिला जारी रहेगा। साल के सफर में रंगारंग डांस फेस्टिवल का रंग शामिल होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हुआ डांस फेस्ट कहने को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव था, लेकिन इसकी छटा और रंग अंतरराष्ट्रीय थे। और ये सुंदर झलकी आप देख सकते हैं कि
इजिप्ट के दलों के द्वारा। मालदीव अनेक द्वीपों से मिलकर बना है, हिंद महासागर में स्थित एक यह द्वीप देश है। छत्तीसगढ़ में इस साल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चले इस आयोजन में देसी आदिवासियों के अलावा विदेशों के आदिवासी अंचल से आए कलाकारों ने भी अपने हुनर का प्रदर्शन एक ही मंच पर किया। बहुत ही खूबसूरत परिधान में ये रशियन बालाएं और उनके युवा पुरुष साथी 10 देशों के 1500 कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति राजधानी में देखने को मिली। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा 10 देशों के कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया। जता देंगे कि किस दमखम और उत्साह के साथ ये हमारे देश में आए हैं। इसमें मोजाम्बिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, इंडोनेशिया, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के साथ ही मालदीव शामिल है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव को देखने के लिए पूरे देश दुनिया से लोग आए थे। इसके जरिए आम लोगों ने भी आदिवासी संस्कृति को करीब से देखा। खास बात यह है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आदिवासियों के हर संस्कार में नाच गाकर ही देवताओं का आभार जताने की परंपरा रही है। नृत्य और गायन के जरिए ही वे अगली पीढ़ी तक पुरखों के ज्ञान और विरासत को सदियों से हस्तांतरित करते रहे हैं। बहुत से लोग कई वर्षों पहले आसाम में जाकर बसे हुए थे। इस अनूठे परंपरा परिवहन को जिसने भी महसूस किया वो 22 की रंगारंग यादें इस महोत्सव के साथ लेकर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाईस को बाय बाय के साथ 23 का करें वेलकम। जश्न मनाएं लेकिन जिम्मेदारी ना भूलें। कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करें। धन्यवाद आपका। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती।